नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के असमान छांटने वाले कुछ ऐसे प्रश्नों को जो कि रेलवे ग्रुप डी की विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और ऐसे ही प्रश्न आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। और इन सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस करके आप अपने कॉन्फिडेंस स्तर को बढ़ा सकते हैं और आपको यह भी पता चल जाएगा कि रेलवे ग्रुप डी में असमानता परीक्षण के किस स्तर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं हम एक प्रश्न। इस प्रश्न में दिया गया है कि असंबद्ध यानी कि कौन सी आकृति अलग है, यानी कि असमान छांटना ही हमें कहा जा रहा है। तो बहुत ही आसान प्रश्न देखिए, 26 अक्टूबर 2018 के तीसरे मीटिंग में ये पूछा जा चुका है, यानी कि लेटेस्ट सारे के सारे प्रश्न यहां पर मैंने लिए हैं और कुछ पुराने भी प्रश्न हैं। तो यहां पर आसानी से आप देख रहे हैं 5 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, तो इसमें 5 बिंदु है, यानी आकृति 5 भुजाओं की तो बिंदु भी 5। इसमें 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति तो बिंदु भी 3 है। इसमें 4 भुजाओं से घिरा हुआ वर्ग है तो इसमें बिंदु भी 4 है। लेकिन इसमें 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है लेकिन बिंदु जो है 2 ही है, इसलिए हमारी यही वाली आकृति आंसर हो जाती है, यानी कि डी जो आंसर है। लेकिन जल्दीबाजी में आप अगर परीक्षा हाल में डी समझ गए कि डी आंसर है, तुरंत डी को टिक कर दिए तो आपका आंसर सही जानने के बावजूद भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अब आपको 2 जगह दिमाग लगाना है। एक तो ये वाला डी सही है, लेकिन डी वाला किस विकल्प में है, ए में, बी में, सी में या डी में। तो विकल्प डी किस विकल्प में है, तो विकल्प ए में है, यानी कि डी को सही करने के बावजूद भी आपको विकल्प ए को सही करना पड़ेगा। इस बात का आप खास तौर से जरूर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है और इसमें से आप सही उत्तर का चुनाव कीजिए और बताइए कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा जो आकृति है वो अलग है, उस आकृति का चयन करें जो अन्य आकृतियों से भिन्न है। तो बहुत ही आसानी से दिख जाता है, सरसरी निगाह से भी देखेंगे तो सारी आकृतियां जब सरसरी निगाह से एक जैसी दिखाई दे, ऐसा लगे कि सब तो एक ही जैसा है, तो उसमें अब देखिए कि अंतर कहां हो सकता है। तो वृत्ताकार आकृतियां सभी है, कोई अंतर नहीं हो सकता है। अब ये जो रेखाएं हैं यही थोड़ा सा अलग अलग दिखाई दे रहा है, तो इसी में कहीं ना कहीं रहस्य छुपा हुआ है। तो इसमें देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 8 रेखाएं हैं। इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 8 है और इसमें 5 है, यानी कि या तो हमारा आंसर 8 के साथ जाएगा या तो हमारा आंसर 5 के साथ जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 है, तो हमें पता चल गया कि यही आंसर होगा। लेकिन फिर भी हम आगे भी चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 है और इसी में केवल 5 है, यानी कि विकल्प बी, यानी कि बी वाला हमारा सही है। लेकिन किस विकल्प में बी लिखा हुआ है, तो विकल्प बी लिखा हुआ है विकल्प ए में, यानी हमें विकल्प ए को टिक करना चाहिए, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है ए। अब अगला प्रश्न देखिए और उत्तर बताने का प्रयास करिए। वीडियो को चाहे तो रोक दीजिए, उसके बाद उत्तर बताने के बाद वीडियो को आप आगे बढ़ाएंगे तो इस वीडियो का आप पूरा लाभ ले पाएंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, ये पैटर्न बहुत ही पुराने हैं, इस पैटर्न पे आपने कई बार प्रश्न सॉल्व किए होंगे। तो देखिए, एक तो पैटर्न ये होता है कि सारी आकृति आप कह सकते हैं कि भुजाओं से निर्मित है। ये भी आकृति भुजा से निर्मित है, ये भी आकृति, भीतर वाली आकृति तो नहीं लेकिन बाहर वाली आकृति भुजा से निर्मित है ये भी, और ये वाली आकृति वृत्ताकार है। तो एक तो प्रश्न इस आधार पे होता है, लेकिन ये वाला प्रश्न इस आधार पे नहीं है। ये वाला प्रश्न है बहुत ही आसान, बाहर की आकृति जैसी है भीतर की आकृति वैसी है, बाहर वर्ग तो भीतर भी वर्ग, बाहर 1 2 3 4 5 6 भुजा वाली आकृति, लेकिन भीतर 2 प्रकार की यानी आकृति आ गई, बाहर आकृति दूसरी है भीतर आकृति दूसरी है। इसमें बाहर पंचभुज तो भीतर भी पंचभुज ही है, यानी कि सारी आकृतियों में बाहर भीतर वाली आकृति समान है, लेकिन ये जो सी में लिखा हुआ है आकृति बना हुआ है वो बाहर भीतर की आकृतियां अलग है। तो सी किस विकल्प में है, तो सी लिखा हुआ है विकल्प बी में, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है बी। अब देखिए अगला प्रश्न। अब आकृतियों की कितने भाग छायांकित है, इस आधार पर भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो कह सकते हैं इसमें 25% भाग छायांकित है, इसमें भी 25% भाग छायांकित है, इसमें भी 25% भाग छायांकित है और इसमें 75% भाग छायांकित है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है
जिस विकल्प में लिखा होगा सी, तो सी लिखा है विकल्प ए में, तो हमारा आंसर हो जाता है ए। अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। बहुत ही आसान प्रश्न इस चैप्टर से पूछे गए हैं, जिसका उत्तर आप आसानी से बता सकते हैं। तो यहां पर जब अक्षरों को दिया गया रहे तो आप ध्यान दिया कर, अक्षरों में ज्यादातर ये होता है कि भुजाओं की संख्या के आधार पर होता है, स्वर व्यंजन के आधार पर होता है, या ये भी हो सकता है कि कुछ आकृतियां रेखाओं द्वारा निर्मित हो और कुछ अक्षर रेखाओं द्वारा निर्मित हो और कुछ अक्षर ऐसे हो जो वृत्ताकार रूप में निर्मित हो, तो वो आंसर हो जाते हैं। तो जब प्रश्न को देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि किस पैटर्न के आधार पर प्रश्न पूछा गया है। तो यहां पर देखते हैं, तो ये दो भुजाओं से निर्मित आकृति है, ये भी दो भुजाओं से निर्मित आकृति है, ये भी दो भुजाओं से निर्मित आकृति है, लेकिन ये 1 2 3 4 भुजाओं से निर्मित आकृति है। तो डी जिस विकल्प में लिखा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है विकल्प बी। और अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अब इसमें देखिए, जब सरसरी निगाह से सारी आकृतियां एक जैसी दिखाई दे तो समान रूप से दिखने वाली आकृतियों में क्या असमान हो सकता है, उस पर ध्यान ले जाइए। जैसे वृत्त तो सभी आकृतियों में दिख रहा है, तो इसमें कुछ असमानता हो ही नहीं सकता है, तो इससे ध्यान हटाइए। और जो वृत्त के भीतर एक घुमावदार तीर है उस पर ध्यान दीजिए। और ऐसे प्रश्नों में ज्यादातर इस आधार पर होता है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो तीर घूम रहा है ये क्लॉकवाइज दर्शा रहा है, यानी घड़ी की सुई जैसे चलती वैसे दर्शा रहा है। ये भी क्लॉकवाइज दर्शा रहा है, यानी घड़ी की सुई जैसे चलती वैसे दर्शा रहा है। और ये वाला भी घड़ी की सुई जैसे चलती है वैसे ही दर्शा रहा है, लेकिन ये वाला घड़ी के सुई के घूमने के विपरीत दिशा में अपने आप को दर्शा रहा है। ध्यान से देखेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो डी जिस विकल्प में होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इस बार डी विकल्प डी में ही लिखा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है डी। अब अगला प्रश्न देखिए और उत्तर बताने का प्रयास करिए। तो इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो फिर भुजाओं की संख्या के आधार पर हम सोच सकते हैं। इसमें 1 2 3 भुजा, इसमें 1 2 3 भुजा, इसमें 1 2 3 भुजा, लेकिन इसमें एक, यानी कि कौन कौन सी भुजा है, इसमें कौन कौन सी भुजा है, तो इसमें एक ये भुजा और एक ये भुजा, यानी केवल 2 भुजा है, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। जिस विकल्प में डी लिखा होगा, तो विकल्प बी में डी लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर विकल्प बी होगा, न कि डी। अब अगला प्रश्न देखिए और उत्तर बताने का प्रयास करिए। ये प्रश्न थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लग सकता है, और जब परीक्षा में आया होगा तो बहुत लोगों ने इस मीटिंग में इस प्रश्न को गलत भी किया होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर अब ऐसा प्रश्न दोबारा आए तो आपको ये फंडा दिमाग में रखना चाहिए किस हिसाब से उत्तर को आपको देना है। तो देखिए, तो ऐसे प्रश्नों में कोई एकदम सटीक उत्तर नहीं बताया जा सकता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उत्तर तक पहुंच सकते हैं। देखिए, अगर हम कह सकते हैं कि इसमें जो भी आकृतियां यहाँ पे घुमाव ली हुई है, यहाँ पे घुमाव है, चापाकार है, वृत्ताकार है, ये भी आकृति वृत्ताकार में है, ये भी आकृति वृत्ताकार है, लेकिन ये जो आकृति है टोटल रेखाओं से निर्मित है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर जो है वो डी हो जाएगा। और डी किस विकल्प में है, तो विकल्प ए में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब अगला प्रश्न देखिए और उत्तर देने का प्रयास करिए। तो देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें हम ये भी कह सकते हैं, कुछ लोग ये कह सकते हैं जैसे अभी तक हुआ था कि ये आकृति भुजाओं से निर्मित है और ये वाली आकृति वृत्ताकार है। कुछ लोग ये कहेंगे कि ये आकृति जो है वृत्ताकार है और बाकी सब आकृतियां केवल भुजाओं से निर्मित है, तो हमारा आंसर ये है। लेकिन जो गुण उस प्रश्न में सबसे ज्यादा प्रभावी होता है वही हमारा आंसर हो जाता है, यानी सबसे ज्यादा प्रभावी। अगर ऐसा ही होता तो ये बीच में जो आकृति काट रहा है ये क्यों देता, ये बीच वाली सब ये जो विभाजन है इसको देना ही नहीं चाहिए था। ये बीच में जो दिया है इसका यानी कोई ना कोई इस प्रश्न से मतलब है और उस मतलब को हमें निकालना भी पड़ेगा, इसलिए उस आधार पर ही हमें उत्तर को देना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं किस आधार पर जो सबसे प्रभावी कारण है वो ये है कि किसी आकृति में जो विभाजक रेखा बन जाए, यानी उसे किसी भाग में दर्शाए, 50% भाग, 75, जैसे अभी प्रश्न में था सभी आकृतियों में 25-25% था, एक आकृति में 75% था। उसी तरह से इसमें अगर कहा जाए तो ये वाला जो विभाजन है 1/2 भाग बांट रहा है, ये भी 1/2 भाग, ये भी यानी दोनों बराबर बराबर हिस्से हैं। अगर दो भाइयों के ये हिस्से हैं जमीन के
तो दोनों को बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा। लेकिन ये वाला अगर जमीन का हिस्सा है, अगर दो बराबर भागों में बांटने की कोशिश किया जाए तो ये जो नीचे वाला हिस्सा मिलेगा जिस भाई को, वो कम मिलेगा, ऊपर वाला हिस्सा जो है उस भाई को ज्यादा मिलेगा। यानी कि कुल मिला के बराबर बराबर विभाजन नहीं है, इसलिए हमारा आंसर डी के साथ चला जाता है, जो कि विकल्प डी में है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जल्दी से इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। तो बहुत ही आसानी के साथ, देखने के साथ, कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं कि देखने के साथ ही उत्तर दे देना चाहिए बिना समय नुकसान किए, लेकिन कभी कभी ऐसी जल्दीबाजी गलत उत्तर तक भी ले जाती है। तो परीक्षा हाल में कभी कभी आसान प्रश्न भी आ जाता है तो कुछ छात्र उस पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं कुछ अलग बात तो नहीं है, और इस सोचने में उनका प्रश्न गलत हो जाता है, जबकि प्रश्न आसान ही होता है। क्योंकि एग्जामिनर का जो उद्देश्य होता है वो विद्यार्थियों को कंफ्यूज करना नहीं होता, बल्कि उनके ज्ञान को आंकना होता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि इसमें क्या है, तो सीधे सीधे 1/2 भाग में तो बांटा ही गया है सब में, और इसमें 1/2 से ज्यादा भाग को छायांकित कर दिया। एक तो बात ये, और ये भी कर सकते हैं बाकी में आधे भाग में लाइनिंग है, लेकिन इसमें बिंदु बिंदु दिया है, इसलिए कुल मिला के हमारा आंसर डी है, जो कि विकल्प ए में है। हमारा आंसर हो जाता है ए। अगला प्रश्न देखेंगे, तो इस आकृति को अगर जल्दीबाजी में देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि स्टार तो सब में, ऐसा लगेगा कि स्टार तो सब में एक ही जैसा है। कितने कितने हैं, तो 4-4 स्टार है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सब में 4-4 स्टार हो और जिस विकल्प में 3 स्टार होगा वो आंसर हो जाएगा, या सब में 4-4 स्टार हो, किसी में 5 स्टार हो तो वो आंसर हो जाएगा। लेकिन सब में 4-4 स्टार है तो इसमें तो अंतर नहीं है। ये जो वृत्त है ये भी सब में वृत्त है, बस ये है कि किसी में दाएं है, किसी में ये काला भाग ऊपर है, किसी में बाएं है, किसी में नीचे है। तो जब सब में अलग अलग दिशाओं में है तो इस आधार पे भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो किस आधार पे आंसर है इसमें, तो जब ध्यान से देखेंगे, खास तौर से स्टार को आप ध्यान से देखा करिए, जो स्टार में ये जो कोण है कितने, 1 2 3 4 5, सारे स्टार 5-5 कोण वाले, इसमें भी 1 2 3 4 5 कोण वाले सब में स्टार हैं, और इसमें 1 2 3 4 कोण वाले स्टार, इसमें 5 कोण वाले स्टार, और इसमें भी 1 2 3 4 5 कोण वाले स्टार। इसमें स्टार जो है वो खास हैं, भले ही देखने में एक जैसे लगे, लेकिन इसके जो नुकीले भाग है वो सिर्फ 4 ही हैं, बाकी सब में नुकीले वाला भाग 5 है। इसलिए हमारा आंसर हो जाता है ये वाला, जो कि सी, यानी सी किस विकल्प में है, तो विकल्प बी में है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है बी। अगला प्रश्न देखेंगे, तो ये भी बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को देखा जा सकता है। अगर भुजाओं की जो विभाजन के आधार पर अगर देखने का प्रयास किया जाए इस प्रश्न को, तो इसमें 4 भाग है, इसमें भी 4 बराबर बराबर भाग है, लेकिन इसमें 1 2 2 3 4 5 भाग है। इसमें अब इसमें तो पता नहीं कितने भाग हैं इसमें, यानी कुल मिला के विभाजन भाग के आधार पे नहीं है, क्योंकि इसमें 4 भाग, इसमें 5 भाग, इसमें पता नहीं कितने भाग, तो इस आधार पे नहीं है। जब 2 प्रकार हो जाए भाग के आधार पे, किसी में 2-2 और किसी में 3-3 भाग में बांटा गया है, तो यानी कि उस आधार ही पे हमारा आंसर नहीं रहता है। तो हमारा आंसर किस आधार पे है, तो सीधे सीधे हमें दिखाई दे रहा है कि ये 2D आकृति है, ये भी 2D आकृति है, ये भी 2D आकृति है, ये 3 डायमेंशियल आकृति है, 3D आकृति है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है बी, जो कि बी में ही है। अगला प्रश्न देखेंगे, सरसरी निगाह से अब भाग के आधार पर अगर देखते हैं तो इसमें 1 2 3 4 भाग है, छोटे या बड़े जैसे भी हैं 4 भाग है, इसमें भी 4 भाग है, छोटे या बड़े लेकिन बराबर भाग है। इसमें 3 भाग हैं, छोटे बड़े हैं लेकिन 3 भाग है, इसमें एक ही भाग है। तो किसी में 4, किसी में 3, अब इसमें कितने प्रकार हो गए, 4 भाग वाला भी 2 हो गया, 3 भाग वाला भी 1 हो गया, 1 भाग वाला भी हो गया, यानी कुल मिला के भाग के आधार पे नहीं है। तो हम किस आधार पे देखेंगे, और भुजाओं की संख्या के आधार पे देखें कि कौन सी आकृति भुजाओं से निर्मित है या कौन सी आकृति केवल रेखाओं में है। तो इस आधार पे भी नहीं टिक कर सकते, क्योंकि ये भी भुजा और रेखा दोनों है, भुजा भी है और रेखा भी है, और इसमें केवल रेखा है। तो भुजाओं के आधार पे करेंगे तो इन दोनों में से किसको टिक करेंगे, या और वृत्ताकार के आधार पर टिक करेंगे तो ए और सी में से किसको करेंगे, यानी कि इस आधार पे हमारा आंसर नहीं है। तो किस आधार पे है, तो हम कह सकते हैं इसे कुछ न कुछ भागों में बांटा गया, 3 4 2, इसमें भी कुछ, इसे आकृति को भी कुछ न कुछ भागों में बांटा गया, 3 4 या 2,
इस आकृति को भी बांटा गया 3, 4 या 2 कितनाओं भागों में बांटा गया है, लेकिन इस वाली आकृति को किसी भी भाग में बांटा नहीं गया है, यानी अविभाजित हिस्सा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है ए। और कोई स्पष्ट कारण यहां पर देखने को हमें नहीं मिलता है, तो किसी न किसी विकल्प को तो हमें टिक करना ही होता है। तो जो सबसे अच्छा और जो सबसे ज्यादा अलग लगे, भले ही कम मात्रा में, उसे हमें टिक कर देना चाहिए। अब यह भी प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला हो सकता है, थोड़ा सा समय ले सकता है आपका। अब इस प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे, जब भी ऐसा डब्बा वाला प्रश्न आए तो ध्यान से देखिए। इसका जो मुंह है वो किस साइड में है? नीचे है। फिर अगले वाले का मुंह किधर हो गया है? दाएं, यानी इसके बाद इसका नंबर आ गया है दाएं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा है 90 अंश। फिर उसके बाद इसका मुंह किधर हो गया है? ऊपर की ओर। ध्यान से देखिए, सबसे पहले नीचे था ऐसे, फिर उसके बाद इधर हुआ, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज 90 अंश, फिर एंटी क्लॉकवाइज 90 अंश, यानी एंटी क्लॉकवाइज 90 अंश। अब इसमें देखें तो इसका मुंह किधर है? तो इस साइड में है। अगले में किधर मुंह हो गया है? ध्यान से देखिए इसका, तो इस साइड में, यानी कि इस साइड में, यानी कह सकते हैं कि क्लॉकवाइज 90 अंश। फिर अगले में किस साइड में हो गया है? ध्यान से देखेंगे तो इस साइड में, यानी फिर क्लॉकवाइज 90 अंश मुड़ा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज किसी एक के साथ हमारा इन दोनों में से आंसर होगा, यानी हमारा कंफर्म हो गया, या तो आंसर ए होगा या तो बी होगा, क्योंकि ये चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये चल रहा है क्लॉकवाइज, तो दोनों में से तो कोई एक आंसर होना ही। अगला विकल्प देखते ही हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा। अगर ये वाला इसके साथ इसके जैसा हुआ तो ये आंसर हो जाएगा, अगर ये वाला इसके जैसा हुआ तो ये वाला आंसर हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अब इसको देखते हैं, तो इसका सिरा जो है ऊपर की तरफ मुख है। उसके बाद अगली जो आकृति है इसका मुख इधर है, यानी कि ये क्लॉकवाइज मुड़ा है कितना? 90 अंश। फिर उसके बाद अगली आकृति जो है नीचे है, अगली आकृति जो है नीचे की तरफ है, यानी कि यहां आ गया, यानी कि 90 अंश क्लॉकवाइज घुमा है। तो ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, तो निश्चित है कि ये भी क्लॉकवाइज होगा, ये भी क्लॉकवाइज होगा। हमारा आंसर यही होगा, बिना चेक किए भी आप टिक कर सकते हैं, चाहे तो आप देख लीजिए। तो इसका मुंह इस साइड में है, अगले में किधर है? तो इस साइड में, यानी कि ये भी 90 अंश घूम रहा है क्लॉकवाइज। और अगली वाली आकृति जो है यहां पे आ गई, यानी ये भी 90 अंश घूम रहा है। उसी तरह से ये भी जरूर घुमा होगा, विकल्प से ही पता चल गया, यानी कि 90 इधर है। फिर उसके बाद अगली आकृति नीचे, यानी कि ये भी 90 अंश घूम रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। हमारा आंसर ए के साथ जाता है, जो कि विकल्प बी में है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है बी, विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिए। अब ये प्रश्न देखिए, इसको आसानी से आप उत्तर दे सकते हैं। इसमें 3 वर्ग है, 1 2 3 4 वर्ग है, और इसमें रेखाएं भी 1 2 3 4 है। इसमें 1 2 3 4 5 वर्ग है, तो रेखाएं भी 1 2 3 4 5 है। इसमें भी 3 वर्ग है और रेखाएं भी 3 है, लेकिन इसमें वर्ग 2 ही है, रेखाएं 1 2 3 4 है, इसलिए हमारा यही आंसर हो जाएगा जिस भी विकल्प में होगा। तो सी किस विकल्प में है? तो विकल्प सी ही में है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है सी। तो दोस्तों, आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही ट्रिकी वीडियो मैं समय समय पर लाता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।